जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आरसीएच कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। तो आज के क्लास में मेरे देश के अच्छे बच्चे क्या अध्ययन करेंगे? आज के क्लास में अध्ययन करेंगे आरसीएच कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। समय बचाने हेतु पहले से ये लिख दिया गया है, क्योंकि टॉपिक जो आपका ए है ये पूरा थ्योरी है। थ्योरी होने के कारण पहले से नोट कर दिए हैं ताकि कम समय में ज्यादा चीजों का अध्ययन कर सके। तो आज के क्लास में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? आरसीएच कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। अब आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? अब इससे पहले जो बच्चे भी पहला क्लास देख रहे होंगे उनके मन में आएगा कि आरसीएच क्या होता है। बाबू, आरसीएच के बारे में पिछली क्लास में बता दिया गया है। यदि आप लोग पहली बार एक क्लास देख रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप लोग आरसीएच के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले आपका इंट्रोडक्शन यानी परिचय का क्लास लग चुका है। यदि आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, पहले परिचय का क्लास देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिए तो आपको एक क्लास बेहतर समझ में आएगा। क्या होगा? बेहतर समझ में आएगा। तो हेडिंग कीजिए मेरे देश के नौजवान, आरसीएच कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। अब आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भाई, ये जो आरसीएच है, आरसीएच के अंतर्गत कुछ चीजों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो ये आरसीएच जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आखिर आरसीएच कार्यक्रम हमको बताना क्या चाहता है, सिखाना क्या चाहता है? तो आरसीएच कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग समझेंगे जनन संबंधी विषयों की जानकारी। क्या समझेंगे? जनन संबंधी विषयों की जानकारी। अब जनन संबंधी विषयों की जानकारी में क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। लिखा गया है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन ऑडियो विजुअल माध्यम द्वारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति समाज में निरंतर जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो सरकारी संस्थान है और गैर सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान दोनों मिलकर लगातार जनन संबंधी विषयों की जानकारी दे रहे हैं। जनन कैसे करना है, जनन से जितनी संबंधित जानकारी है सरकारी और गैर सरकारी संस्थान दे रही हैं। कैसे दे रहे हैं? तो ऑडियो माध्यम से, बोल बोल कर माइक में, विजुअल माध्यम से, वीडियो दिखा दिखा कर। तो ऑडियो एवं विजुअल माध्यम से लोगों को क्या कर रहे हैं? जनन संबंधी विषयों की क्या कर रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं, समाज में लगातार बता रहे हैं। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन ऑडियो विजुअल माध्यम द्वारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधित, जनन एवं बाल स्वास्थ्य मतलब बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, विषयों के प्रति समाज में निरंतर जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या बताया गया है? इसके लिए ये माता पिता, शिक्षकों का निकट संबंधियों, सरकारी अस्पतालों से संबंधित कर्मचारियों का युवाओं को यौन या लिंग संबंधित रोगों, कौन से रोग? एड्स, उपदंश को सिफिलिस भी कहा जाता है, के संदर्भ में जानकारी एवं परामर्श देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसमें लिखा गया, इसके लिए ये माता पिता, किससे? माता पिता से, शिक्षकों से, आपके निकट जो संबंधी हैं, सरकारी अस्पतालों में जो कर्मचारी हैं, युवा कर्मचारी हैं, माता पिता, शिक्षक, आपके निकट सगे संबंधी, सरकारी अस्पताल के जो बेहतर कर्मचारी हैं, अनुभवी कर्मचारी हैं,
उनके द्वारा युवाओं को यौन एवं लिंग संबंधित रोगों से अवगत कराया जा रहा है। अब कौनो लड़का है कौनो लड़की को देखा और देखने के बाद बाबू अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद कुछ समय बाद वो क्या किया, संबंध बना रहा है। अब उसको पता नहीं है कि लड़किया को एड्स है, संयोग बस मान लेते हैं बच्ची को एड्स है तो लड़कवा को भी हो जाएगा एड्स, या फिर लड़के को एड्स होगा तो लड़की को भी हो जाएगा। इसलिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन, इसके अलावा शिक्षक, माता पिता जो जागरूक माता पिता हैं, इसके अलावा सरकारी अस्पतालों के बेहतर कर्मचारियों द्वारा लोगों को बताया जाता है। युवा वर्ग तो खूबसूरती देख के पगला जाएगा, कितना खूबसूरत है, अट्रैक्ट हो गया, HIV का बिया लेके घरे चले आएगा। यानी इसलिए क्या कह रहा है कि यहां देखिए, माता पिता, शिक्षकों, निकट संबंधियों, सरकारी अस्पतालों से संबंधित कर्मचारियों युवाओं को यौन कामलिंग संबंधित रोगों, कौन से रोग, एड्स, उपदंश से संबंधित जानकारी एवं परामर्श दे रहे हैं। ये क्या होता है उसके प्रति जानकारी दिया जा रहा है। ये सब रोग कैसे होते हैं तो जानकारी दिया जा रहा है और परामर्श भी दे रहे हैं, इससे बचाव कैसे किया जाता है, कैसे सेफ रहें, कैसे बचें, तो उसके लिए परामर्श भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि समाज को यौन समस्याओं से बचाया जा सके। क्यों दिया जा रहा है भाई परामर्श और जानकारी? जो समाज है, समाज में ये जो यौन समस्याएं हैं, ये जो रोग हैं, यौन संबंधित रोग हैं, उनसे बचाया जा सके, समाज को जागरूक किया जा सके कि भाई साहब इन सबसे बच के रहिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और एड्स वाली बीमारी फिर पकड़ लेगा। तो बाबू सावधानी बहुत जरूरी है। अब हम लोग समझेंगे क्या? हम लोग समझेंगे सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा। अब हम लोग क्या समझेंगे? सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा। अब यौन शिक्षा में क्या बताया गया है इसे भी ध्यान दीजिए। विद्यालयों में युवा वर्गों को यौन संबंधित सही ज्ञान देना अति आवश्यक है। कह रहा है यौन शिक्षा में क्या बताया जा रहा है, जो विद्यालय हैं, आजकल जो बेहतर विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में युवा वर्ग, जितने भी युवा वर्ग अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, सभी युवा वर्गों को यौन संबंधित बाबू सही जानकारी देना अति आवश्यक हो गया है। विद्यालयों में यौन शिक्षा का मतलब यह है कि जो युवा वर्ग हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं, जितने बालक हैं, सभी बच्चों को यौन संबंधित सही जानकारी देना अति आवश्यक हो गया है। इसके अंतर्गत छात्रों को जनन अंगों, कामा सहायक जननांगों, गौण लैंगिक लक्षण, यौनारंभ पर होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, सुरक्षित यौन संबंधों तथा इससे संबंधित रोगों से अवगत कराया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कह रहा है इसके अंतर्गत छात्रों को जननांगों, जो छात्र, जो बच्चे हैं, जो अभी कम उम्र के हैं, जिनमें यौवना अवस्था प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी युवा हो रहे हैं, तो उनको जननांगों से संबंधित सही जानकारी देना चाहिए। यौवना आरंभ क्या होता है उससे संबंधित जानकारी देना चाहिए। गौण लैंगिक लक्षण के बारे में बताना चाहिए। सहायक जननांगों के बारे में बताना चाहिए। जब यौवना आरंभ प्रारंभ होगा उस समय शरीर में कुछ परिवर्तन होगा। शरीर में क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा। इन परिवर्तनों के बारे में बताना चाहिए। सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में भी जानकारी उनको देना चाहिए। अब बाय द वे मान लेते हैं किसी बच्ची में यौवना आरंभ प्रारंभ होगा, क्योंकि बच्ची है, उम्र बढ़ेगा तो यौवना आरंभ प्रारंभ होगा। अब किसी बच्ची में यौवना आरंभ प्रारंभ हुआ, अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई, उसके जीवन में पहली बार मासिक चक्र आया। जब मासिक चक्र आएगा तो मासिक चक्र के अंतर्गत ब्लीडिंग फेस होगा। ब्लीडिंग फेस में मासिक चक्र के समय ब्लड आएगा। अब पहली बार किसी
बच्ची को ब्लड आया, वो घबरा जाएगी, चौंक जाएगी, अरे बाप रे बाप कैसे ब्लड आ रहा है, तो उसको टेंशन हो जाएगा। तो इसलिए वो घबरा जाएगी, टेंशन में किसी से बता भी नहीं पाएगी, शर्माएगी, मम्मी से नहीं बताएगी, पिता से तो बता नहीं सकती, अन्य किसी व्यक्ति से, बहुत होगा सहेली से बताएगी, तो सहेलियों वही उम्र की रहेगी, उसको भी क्या पता। तो इसलिए बताया जा रहा है विद्यालयों में यौन शिक्षा देना अति आवश्यक हो गया है। अब कोई लड़का है, लड़के में यौवना आरंभ प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे गौण लैंगिक लक्षण प्रारंभ हो रहा है, अब उसमें दाढ़ी मूछ धीरे धीरे आ रहा है, वो कहेगा कि अब कोई पूछ ले कि बहुत दढ़िया कहां आ रहा है, तो उसको पता नहीं है कि बहुत दाढ़ी मूछ कहां आता है। आपको पिछले अध्याय मानव जन्म में ये सब गौण लैंगिक लक्षण पढ़ा दिए हैं, नर में भी पढ़ाए हैं, मादा में भी पढ़ाए हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा। अब उसको पता नहीं है कि दाढ़ी मूछ कहां आ रहा है, एक कंधा काहे चौड़ा हो रहा है, आवाज काहे भारी हो रहा है, जननांगों के आसपास बाल क्यों उग जा रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो बकलोल कहीं को आगे जानेगा क्या। इसलिए बताया जा रहा है सभी विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है, सभी विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि वो बच्चा या वो बच्ची अच्छे तरीके से अपने बारे में जान सके, शारीरिक परिवर्तन को समझ सके, यौवना आरंभ को समझ सके। क्या बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है, जिससे समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके। इसका मतलब है, देखिए कहीं अब सुने होंगे, आपके मित्र होंगे तो बताते होंगे, बाऊ 10 बूंद खून मिलके 1 बूंद वीर्य बनता है। बहुत सुने होंगे, बहुत गांव में प्रचलन होता है, 10 बूंद खून मिलके 1 बूंद वीर्य बनता है। अब बताओ उसमें शुक्रजनन की प्रक्रिया कहां गई? भाड़ में गई। शुक्रजनन की प्रक्रिया कहां गई? भाड़ में गई। जर्म सेल कहां गया? भाड़ में गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 10 बूंद खून मिलके बताओ, 10 बूंद खून मिला के स्पर्म बना दे रहे हैं। बाबू ऐसा नहीं है। इसलिए समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो समाज में अपवाद हैं, उन सब अपवादों से अवगत कराने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यौन शिक्षा अति आवश्यक है। यौन शिक्षा अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं मेरे देश के अच्छे बच्चे, आगे देखते हैं। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें प्रोत्साहन देगा, हमें अंदर से मजबूती देगा कि आपको और बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें, आपको शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पढ़ा सके। भारत माता की जय बोल के आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग को देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है मेरे देश के अच्छे बच्चे? अगली हेडिंग क्या है? प्रसव एवं शिशु पालन संबंधित ज्ञान। क्या है? प्रसव एवं शिशु पालन संबंधित ज्ञान। अब ये क्या है? देखिए, अगर कोई महिला गर्भ धारण की है, यदि कोई महिला गर्भ धारण की है तो गर्भ के समय उसको क्या करना चाहिए? या महिला का डिलीवरी हो चुका है, बच्चा हो चुका है, प्रसव कार्य संपन्न हो चुका है, तो बच्चे का लालन पालन कैसे करें? वो सब भी आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम का नाम क्या है? मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के द्वारा गर्भवती महिलाओं को, कौन सी महिलाएं? तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय तथा प्रसव के बाद पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव, शिशु पालन देखभाल या शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान के महत्व की पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें क्या बताया जा रहा है? मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत महिला को एक जानकारी दिया जाता है कि जब महिला गर्भ धारण की है, गर्भ के समय बच्चे का ध्यान कैसे रखें। अब कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भ है, गर्भ से महिला है, बच्चा अंदर है, भ्रूण अंदर पल रहा है और नजदीक उसका समय, डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, तो कहेगी हमको डॉक्टर साहब बेड रेस्ट बोले हैं, हम तो काम नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब कहें बेड रेस्ट करने के लिए तो करो बेड रेस्ट, बादे में लइकवा ऑपरेशन के बाद होगा तो चिल्लाना नहीं। तो कहने का मतलब बाबू क्या है? कहने का मतलब क्या है? जब कोई माँ
जब कोई मादा गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण के समय उसको हल्का फुल्का काम करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल कौनो काम ना करे। हल्का फुल्का काम का मतलब ये है जैसे आराम से क्या करे, आराम से कपड़ा धुल दे, बैठे बैठे कोई और काम कर दे, समझ में आ रहा है, बैठे बैठे, या खाना बना दे, झाड़ू बैठे बैठे धीरे धीरे लगा दे, और कोई काम कर दे। तो ना ही डॉक्टर साहब बेड रेस्ट बोले हैं, तो बेड रेस्ट होगा तो बाद में डिलीवरी के समय समस्या आएगा। हार्मोन्स जो होगा अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो डिलीवरी के समय फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। बाद में कहेंगे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन बोल दे, तो कुल डॉक्टर साहब का मानना, आपन बुद्धि नहीं लगाना। तो कहने का मतलब क्या है, मातृ एवं बाल सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि डिलीवरी के पहले क्या करें। अगर बच्चे का जन्म हो गया तो जन्म के बाद बच्चे का लालन पालन कैसे करना है ये भी बताया जाता है। अब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद अधिकतर महिलाओं को आप देखें काम करती रहेंगी, बच्चे को दुग्धपान करा रही, दूध पिलाती रही हैं, वो काम कर रही है, दुग्धपान चल रहा है। बाबू सही तरीके से बच्चा को बढ़िया पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा। बच्चे को जो मिलना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन जो भी मिलना चाहिए, जो दुग्ध में बेहतर चीजें होती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। मादा को हमेशा दुग्धपान शांत अवस्था में कराना चाहिए। एक माँ है, एक माँ जब अपने बच्चे को दुग्धपान कराए तो कुछ चीजों को ध्यान में देना चाहिए। माँ को इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए और बैठने के बाद इत्मीनान से बच्चे को दुग्धपान कराना चाहिए, पूरा कंसंट्रेट के साथ, पूरा एकदम सावधानी से चुपचाप बैठ के आराम से दुग्धपान कराए। जब बच्चा दुग्धपान कर ले फिर कोई काम करे। अब कमवा करती रहेगी, आधा दिमागवा कमवा रहेगा, आधा दिमागवा बच्चे को दुग्धपान कराने में रहेगा। तो दिमाग जब संतुलित नहीं रहेगा, तो जब दिमाग स्थिर नहीं रहेगा तो ना दुग्धपान सही से हो पाएगा, ना काम सही से हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है, जो माँ होती है, माँ को गर्भ से पहले, जब गर्भ धारण करती है, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद उसको पूर्ण जानकारी होना चाहिए क्या करे, पौष्टिक आहार क्या ले। गांव में महिलाएं खिपड़ा खाएंगी, गर्भ धारण के समय खिपड़ा पौष्टिक आहार में आएगा। खिपड़ा पौष्टिक आहार में दिवाली का दिया कूच के सब खा लेंगे, दिवाली का दिया कूच के दीवार में सीमेंट वाले वो खुरुच के बताइए, ये पौष्टिक आहार है? ये पौष्टिक आहार नहीं है। पौष्टिक आहार में क्या है, दाल दलिया ले, बढ़िया से दाल वगैरह का सेवन करें, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं, मसाला हल्का करें, जितनी ज्यादा हो सके हरी सब्जी खाएं। उसके अलावा सूखे फल जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, इसके अलावा छुहाड़ा गरी जो है वो सब चीजें खाना चाहिए। ये पौष्टिक आहार में आते हैं। खिपड़ा खाने से लड़कों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा। तो वही सब समझाया जा रहा है कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय तथा प्रसव के बाद पौष्टिक आहार तथा सुरक्षित प्रसव शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान के महत्व की पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य सेवकों द्वारा प्रदान की जाती है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मेरे देश के नौजवान टीकाकरण। आगे क्या पढ़ेंगे, टीकाकरण। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है तो बाबू लाइक जरूर कर दीजिएगा और पुनः कहते हैं कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। आगे समझते हैं टीकाकरण। अब टीकाकरण क्या होता है, इसमें क्या लिखा गया पहले इसको देखिएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए इनमें टीकाकरण करवाता है। जो स्वास्थ्य विभाग है महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए, जो माँ है, माँ को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कराया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस का हो गया, टिटनस का हो गया, डिप्थीरिया का हो गया और तमाम चीजों का हो गया। तो अलग अलग तरीके, चेचक का हो गया, ये सब जो टीका होता है मादा को कराया जाता है ताकि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहे। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा के बाद गांव की जो आशा लोग होती हैं, है बड़का पर्चा थमा देती, ले बड़का पर्चा। अब बड़का पर्चवा लेके महिला घूमती रहती है, तो हाई टिकवा तब लगेगा, तो 11वें महीना फई लगेगा, तीसरे महीना पी लगेगा। तो आशा लोग खर्रा दे देती हैं, पूरा कब्जा रहता है, उसमें सब टीका लिखा रहता है, कौन टिकवा कब लगेगा। तो टीकाकरण इसलिए जरूरी है ताकि माँ और उसका संतान
दोनों सुरक्षित रहें, किसी रोग के शिकार ना हो। नहीं तो पोलियो इतना घातक रोग है, मार देगा तो अंगुली झूल जाएगा, पैर में मार दिया तो पैर झूल गया, हाथ में मारा तो हाथ झूल जाएगा। इसलिए इन घातक बीमारियों से बचाने के लिए सरकार और स्वास्थ्य सेवा लगातार आपके लिए तत्पर है, आपके लिए लगातार काम कर रहा है और बेहतर टीकाकरण की सुविधा दिया हुआ है। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, अब हम लोग समझते हैं गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। अब हम लोग क्या समझेंगे? गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। क्या समझने वाले हैं? गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों जैसे कंडोम का प्रयोग, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, गर्भपात आदि से अवगत कराता है। इसका मतलब क्या है? आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान रखा गया है और गर्भ निरोधक के बारे में भी जानकारी आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। अब कहेंगे गर्भ निरोधक ये क्या है? इसका मतलब ये है यदि किसी मादा के पास 2 बच्चे हैं, वो तीसरा बच्चा नहीं करना चाहती है, तो गलती से भी बच्चा हो ना जाए, उसके लिए गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान होना मादा को अति आवश्यक है। इसमें कुछ चीजें रखी गई हैं, जैसे कंडोम का प्रयोग। अगर मादा जो है कंडोम का प्रयोग करे या फिर जो नर है वो कंडोम का प्रयोग करे, तो उससे क्या होगा? अगला बच्चा आने की संभावना नहीं रहेगा। अब कहेंगे नर निरोध तो जानते हैं, नर कंडोम तो जानते हैं, लेकिन मादा कंडोम क्या होता है? मादा कंडोम भी होता है, इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में, दवाखानों में गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहां पूछेंगे क्या गर्भ निरोधक गोलियां हैं, तो वहां विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां आज उपलब्ध हैं, जैसे सहेली, मालाडी इत्यादि गर्भ निरोधक गोलियां आज अवेलेबल हैं, जिससे मादा जो है नियमित उसको रूल से, जो उसका नियम है उसके हिसाब से गोलियों को ग्रहण करके गर्भ से वंचित रह सकती है। लेकिन मेरे देश के अच्छे बच्चे एक जानकारी आपको और दे देते हैं, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, इन गोलियों का सेवन करके जो मादा होगी वो गर्भ से बचेगी, गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। यानी इस गोली का उपयोग केवल और केवल गर्भ धारण से बचने के लिए है। अगर कोई महिला गर्भ धारण कर ली है, गर्भ से है, तो उस महिला पर इस गोली का कोई असर नहीं होगा। और अच्छी बात यह है, अब मन में प्रश्न उठेगा कि अगर गर्भ निरोधक गोली कोई महिला ले रही है, यानी कोई मादा गर्भ निरोधक गोली ले रही है, तो क्या उस मादा के ऊपर उस गोली का कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो आपके जानकारी के लिए बता दें, इन गर्भ निरोधक गोलियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मादा निश्चिंत होकर ये गोलियां ले सकती हैं, चाहे वो मालाडी हो जाए चाहे सहेली हो जाए। सहेली बहुत ज्यादा प्रचलन है, जो लखनऊ में इसका निर्माण लखनऊ में हुआ था। आगे आपको पढ़ाएंगे, बस अभी हमारा जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है? जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों जैसे कंडोम का प्रयोग, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी जो होता है, कॉपर टी का भी प्रयोग मादा कर सकती है। कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है, टी के आकार का यंत्र होता है, आपको हम बता दें, कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है, जो मादा के योनि के रास्ते से, उसमें मादा के योनि के रास्ते से उसको गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, जिससे मां गर्भ धारण ना कर सके। तो कॉपर टी हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। अब गर्भपात क्या होता है?
इसको समझिए। यदि किसी महिला के पास 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं और वो अन्य बच्चा नहीं करना चाहती, कल्पना करते हैं किसी मादा के पास 2 बच्चे हैं, अब वो तीसरा बच्चा नहीं करना चाहती, गलती से तीसरा बच्चा बन रहा है, गर्भ महिला धारण कर रही है, तो महिला अपने स्वेच्छा से जाके चिकित्सा में वहां गर्भ को समाप्त करा सकती है, उस गर्भ को नष्ट करा सकती है। इसे हम लोग कहते हैं गर्भपात। इसे हम लोग क्या कहेंगे? गर्भपात। लेकिन गर्भपात की अनुमति बाबू कंडीशन है, इसकी अनुमति तभी दिया जाएगा जब मादा 1 या 2 बच्चे को जन्म दे देगी, उसके बाद ही गर्भपात। अगर कोई मादा है, उसका शादीय विवाह नहीं हुआ है, अब वो गलती से गर्भपात हो, अब गलती से वो गर्भ धारण कर ली, तो बाबू उसका गर्भपात नहीं होगा, उसके ऊपर होगा FIR। समझ में आया कि नहीं? तो गर्भपात जो है, गर्भपात मादा स्वेच्छा से करा सकती है, वो भी उसका कंडीशन जो है, उस कंडीशन को देखते हुए। गर्भपात के बाद लिखा क्या गया, सुनिएगा। गर्भ निरोधक गोलियां कॉपर टी गर्भपात आदि से अवगत कराता है। यानी गर्भ निरोधक विधियों का जो ज्ञान है, इसमें बताया गया है जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों जैसे कंडोम का प्रयोग, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, गर्भपात आदि से अवगत कराया जाता है। आगे हम लोग समझते हैं, आगे क्या है? छोटा परिवार। RCH कार्यक्रम के अंतर्गत छोटा परिवार भी आता है। छोटा परिवार में क्या बताया गया है? RCH कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ एवं सफल समाज के लिए नियंत्रित जनन, कम संतान तथा समाज में लिंगानुपात स्थिर रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? RCH कार्यक्रम के द्वारा ये बताया गया है कि अगर आपको क्या करना है, सुखी रहना है, तो परिवार को छोटा रखना पड़ेगा। परिवार को छोटा रखना पड़ेगा। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब हम दो हमारे दो का मतलब क्या है? हम और हमारी पत्नी, हमारे अधिकांश 2 बच्चे, 1 से 2 बच्चे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है RCH कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ एवं सफल समाज के लिए, एक बेहतर समाज के लिए, स्वस्थ एवं सफल समाज के लिए नियंत्रित जनन, कम संतान तथा समाज में लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब बच्चियों और बच्चों का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? एक हिसाब से होना चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए, जो उनका अनुपात है बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे यहाँ सिर्फ लड़का होगा, लड़की नहीं होगा, या हमारे यहाँ 3 ठो लड़के होंगे, 1 ठो गलती से लड़की हो जाए, ऐसा नहीं। वहां लिंगानुपात स्थिर रखना होगा, लिंगानुपात बना के चलना होगा, तब हम लोग एक बेहतर और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे RCH कार्यक्रम के अकॉर्डिंग। आगे बात करें तो मादा भ्रूण हत्या। आगे क्या है? मादा भ्रूण हत्या। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है मादा भ्रूण हत्या। आज के समय में मेरे देश के अच्छे बच्चे, समाज में सबसे बड़ी समस्या है मादा भ्रूण हत्या। इसके अंतर्गत क्या है पहले देख लीजिए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उल्बेदन द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया है। यानी अगर कोई मां गर्भ धारण की है, अगर कोई महिला गर्भ धारण की है, तो गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है, वो बच्चा लड़का है या लड़की है, इसका पता लगाने के लिए एक तकनीक आता है जिसे उल्बेदन तकनीक कहते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत यदि कोई मादा अपने बच्चे का पता लगा रही है कि लड़का है कि लड़की है, तो इसके लिए मादा को बाबू जेल जाना पड़ सकता है। यहां देखिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। यानी अगर किसी मादा के गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है, उसको पता लगाना है कि लड़का है या लड़की है, और वो डॉक्टर के सहायता से पता लगा रही है कि उसमें बच्चा है या बच्ची है, तो उसके बावजूद उस डॉक्टर और उस मादा को या उस मादा के हस्बैंड को, दोनों को बाबू, डॉक्टर और पति पत्नी दोनों को क्या है,
नियमों का उल्लंघन, देखिए संविधान के नियमों का उल्लंघन, जो नियम बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उस नियम का उल्लंघन करने के उपरांत उन्हें बाबू कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, या हो सके उन्हें जेल जाना भी पड़ सकता है। इसलिए कोई भी डॉक्टर इस नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर डॉक्टर नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो सकता है, उस डॉक्टर को भी जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी हाल में कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता है, डॉक्टर को तो पता होता है, डॉक्टर चाहे तो बता दे कि उसमें बच्चा है कि बच्ची, लेकिन डॉक्टर जानते हुए भी आपको नहीं बताएगा उसमें लड़का बन रहा है कि लड़की, आपको नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो नियम का उल्लंघन करने के उपरांत में जेल भी हो सकता है, यानी क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब कहेंगे सर ऐसा इसमें क्यों है? आखिर एक मादा को तो जानने का अधिकार है कि हमारे गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है, बच्ची है कि बच्चा, हमको तो जानने का अधिकार है। तो इस पे कानूनी रूप से प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? आखिर इसको रोका क्यों जा रहा है कि हम अपने बच्चे का पता नहीं लगा सकते कि गर्भ में लड़का बन रहा है या लड़की? तो देखिए इसमें होता क्या है, पता लगाने से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या यह है कुछ लोगों की मानसिकता आज भी पुरानी है, कुछ लोगों की मानसिकता आज भी गलत है। लोग जब देखते हैं कि गर्भ में बच्ची है तो बच्ची को नष्ट करा देते हैं, बच्ची का क्या करते हैं, गर्भपात करा के वही समापन करा देते हैं, जिससे क्या होता है लिंगानुपात बाबू स्थिर नहीं रहेगा। जब लिंगानुपात स्थिर नहीं रहेगा तो बिहावा कैसे करोगे? पहले ही बताओ, शादी ब्याह में दिक्कत होगा कि नहीं? तो वह समस्या आएगा कि लड़की दहेज मांगेगी और लड़का दहेज देगा, तो फिर समस्या हो जाएगा। बाबू लिंगानुपात बनाए रखने के लिए एक कानून व्यवस्था लाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि मादा है, मादा के अंदर जो बच्ची बन रही है उस बच्ची का हत्या ना किया जाए, उस बच्ची को नष्ट ना किया जाए। इसलिए देखिए यहां लिखा मादा भ्रूण हत्या, क्या लिखा? मादा भ्रूण हत्या, यानी उस बच्ची का हत्या ना किया जाए, उसे नष्ट ना किया जाए। इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उल्ब वेधन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उम्मीद करते हैं मेरे देश के अच्छे बच्चे आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो यहां तक नोट कीजिए। आज हम लोग देख लिए आरसीएच कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य, आरसीएच कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य आज हम लोग देख लिए हैं। अगले क्लास में देखेंगे जनसंख्या विस्फोट। भाई साहब जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।